देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सदस्य के सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे। एक हाई प्रोफाइल चुनाव के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दी है सबसे बड़ी कुर्बानी। बताएंगे किस तरीके से बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी को दे दिया गया समर्थन। दोस्तों बताएंगे क्या राहुल गांधी के इशारे पर उठाया गया ये बड़ा कदम। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली से सटे राज्य के अंदर अचानक से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे महापंचायत को लेकर क्यों डरा हुआ है प्रशासन, और डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक सुपरस्टार के साथ में गठबंधन करने को लेकर कांग्रेस पार्टी जैसा ही विकल्प तलाश रही थी दोस्तों, वैसा ही सीबीआई का नोटिस गया है। बताएंगे कौन से ये सुपरस्टार है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही थी। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की इंडिया गठबंधन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरह ही अन्य पार्टियों को भी कुर्बानियां देनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में इंडिया जिंदाबाद जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तकरीबन 1.5 साल पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था दोस्तों, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक व्यक्ति जो चुनाव अधिकारी था अनिल मसीही, वो वोट चोरी कर रहा था। और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि उसने बैलेट पेपर से हुए चुनाव के अंदर बैलेट पेपर को इनवैलिड बताने के लिए, इनवैलिड करने के लिए उस पर पेन से 2 वोटों के आगे टिक कर दिया गया था, ताकि 2 जगह अगर टिक होगा तो उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। ज्यादातर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के सामने ऐसा किया गया था ताकि उनके मतों की गिनती ना हो, वोटों की गिनती ना हो। इसके बाद मामला जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ दोस्तों, और वीडियो वायरल होने के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जोरदार तरीके से वोट चोरी का विरोध शुरू हो गया। तब से ही राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, और अब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंचा तो दोबारा चुनाव करवाए गए दोस्तों। ऐसे में अब उसी चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर नई अपडेट सामने आई है। चुनाव आयोग की ओर से 22 जनवरी 2026 को नामांकन की घोषणा की गई है और मतदान यानी वोट डाला जाएगा 29 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे। एक मेयर, एक सीनियर डिप्टी मेयर और एक सीनियर मेयर के 3 पोस्ट को लेकर चुनाव कराया जाएगा दोस्तों। ऐसे में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच में काफी ज्यादा नजदीकी मुकाबला है। आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को मिलाकर टोटल 18 वोट बनते हैं, यानी 11 आम आदमी पार्टी के, 6 कांग्रेस पार्टी के और 1 कांग्रेस के मनीष तिवारी का वोट होगा जो सांसद है चंडीगढ़ के। ऐसे में अचानक से कांग्रेस पार्टी ने एक बैठक बुलाई दोस्तों। इस बैठक का नेतृत्व कर रहे थे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष HS लक्की। उनके निवास पर बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षदों को, 6 पार्षदों को बुलाया गया था और खुद सांसद मनीष तिवारी यहां पर मौजूद थे। और बिना आम आदमी पार्टी के डिमांड के कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा फैसला लिया कि वो मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के दिल्ली से लेकर पंजाब और गुजरात के अंदर काफी विवाद है दोस्तों, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है 2024 के चुनाव में, तो कांग्रेस ने फैसला लिया है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी को यहां पर हराने में सक्षम नजर आती है, तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। यानी बिना मांगे आम आदमी पार्टी को पूरा फुल सपोर्ट किया जा रहा है। कारण यह है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि इंडिया गठबंधन को हर जगह पर अपने हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा, हर पार्टी को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये गठबंधन और मजबूत होगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से गठबंधन को मजबूत करने के लिए किसी भी तरीके की कुर्बानी देने को तैयार है। तो पार्टी ने फैसला लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, यानी बिना मांगे सपोर्ट दे दिया गया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की अगर इसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा और 29 के चुनाव से पहले कई जगह पर एकजुट गठबंधन विपक्ष की ताकत बनेगा दोस्तों। और अभी के आंकड़े के मुताबिक 18 समर्थन मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी के पास 17 समर्थन है। अब देखते हैं मुकाबला किस तरीके का होता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की मजबूती देश की मजबूती से जोड़कर देखी जानी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के विरोध को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने संगरिया क्षेत्र के अंदर एहतियातन इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। 7 जनवरी यानी आज बुधवार को संगरिया के अंदर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाना है दोस्तों, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए 6 बजे से संगरिया तहसील के अंदर 10 किलोमीटर के दायरे में 30 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है। साथ ही पुलिस ने पंचायत स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर भी बैरिकेडिंग्स कर दी है और वाहनों के सघन जांच की तैयारी कर ली गई है दोस्तों। और हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के प्रस्ताव के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। यानी जिस तरीके से किसानों का महापंचायत और आंदोलन चल रहा है, आने वाले दिनों के अंदर एथेनॉल प्लांट को लेकर किसान और ज्यादा अडिग रवैया दिखाएंगे और साफ तौर पर किसी भी कीमत पर एथेनॉल का प्लांट नहीं लगने दिया जाएगा। ये एकदम डंके की चोट पर किसान बोल रहे हैं दोस्तों। और किसानों की मांग भी एकदम सही है। किसान नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री लगे जिससे उनके जमीन का पानी
खत्म हो जाए या फिर हवा के अंदर प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाए कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ जाए, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों का उनको सामना करना पड़े। इसीलिए विरोध इस लेवल पर, प्रचंड लेवल पर चल रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि किसानों की सारी मांगे पूरी करनी चाहिए, इंटरनेट सेवाओं को बंद करके केवल टेम्पररी यानी अस्थायी समाधान हो सकता है, इसका पूरा समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर कभी पीछे हटते नहीं है। उन्होंने एक बार तय कर लिया कि उनके क्षेत्र के अंदर किसी भी एथेनॉल का प्लांट लगाने से प्रदूषण होगा। जो रिपोर्टों में पता चलता है साफ तौर पर, जहां पर एथेनॉल के प्लांट लगे हैं वहां पर एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता खत्म हो जाती है। तो किसानों को पता है कि प्रदूषण होगा, इसीलिए किसानों के खेती पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पानी का जमीन से खिंचाव होगा और इस कारण से भूजल यानी जमीन का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा और किसानी के लिए समस्याएं और ज्यादा हो जाएंगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये विरोध एकदम जायज है और बीजेपी की प्रशासन को इस पूरे मामले पर अपना अडिग रवैया छोड़कर किसानों की बातों को सुनना चाहिए और किसान महापंचायत केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि प्रशासन पर दबाव बन सके और शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को सफलता मिले। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि किसानों की सारी मांगे पूरी की जानी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इस बार कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर एक नए तरीके के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरना चाहती है। दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले डीएमके पार्टी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही है उससे कांग्रेस पार्टी को भनक लगी है कि डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी को केवल 32 सीटें देना चाहती है, यानी गठबंधन में केवल 32 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ने को मिलेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी 60+ सीटें चाहती है। क्योंकि डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी कई सालों से गठबंधन में है तो पार्टी चाहती है कि थोड़ा तो विस्तार होना चाहिए, डीएमके को थोड़ा तो पार्टी को और सीटें देनी चाहिए। और इस मामले पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक नया विकल्प भी खोजने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, क्योंकि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का कुछ अता पता है नहीं। राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की ही जीत होती है, एक तरफा डीएमके चुनाव जीतती है, तो कांग्रेस पार्टी के पास यहां मौका है कि वो खुद से एक नए गठबंधन के साथ मैदान में उतर जाए, क्योंकि पता है कि अगर यहां कांग्रेस पार्टी दूसरे सहयोगी के साथ मैदान में उतरती है तब भी एनडीए गठबंधन का कुछ अता पता यहां नजर आएगा नहीं, क्योंकि एआईएडीएमके दो अलग अलग खेमे में बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है यहां पर, इसीलिए एक नई पार्टी टीवीके पार्टी यानी थालापति विजय जो सुपरस्टार है बल्कि मेगा स्टार है तमिलनाडु के, उनकी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी गठबंधन को लेकर विचार विमर्श कर रही है और संभावित गठबंधन पर चर्चा लगभग होने को है दोस्तों। क्योंकि टीवीके पार्टी थालापति विजय की पार्टी चाहती है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी मानसिकता वाली पार्टी की पूरी तरीके से सरकार बने और कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को टीवीके वाले जोड़कर देखते हैं। थालापति विजय मानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा ही उनकी सबसे ज्यादा क्लोज विचारधारा है, और क्योंकि टीवीके पार्टी प्रशांत किशोर के साथ में काम कर रही है और प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी, 2.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन चलता रहा था, तो इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी और टीवीके पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी के बीच में गठबंधन लगभग तय है। आने वाले दिनों के अंदर इसका ऐलान भी किया जाएगा। और जैसे ही यह खबर सामने आ रही है कि थालापति विजय के साथ में कांग्रेस का गठबंधन लगभग बनने को है, तो वैसे ही थालापति विजय को सीबीआई का नोटिस भी आ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि खबर यह है कि सुपरस्टार विजय को 12 जनवरी को दिल्ली स्थित सीबीआई के हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए बोला गया है। उनसे करूर के अंदर हुए भगदड़ के मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। बताते चले कि 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर के अंदर विजय की पार्टी टीवीके पार्टी की जनसभा हुई थी, जिसमें भगदड़ मच गया था। करूर भगदड़ में मारे गए कई लोग। विजय की पार्टी टीवीके की जनसभा में जो भगदड़ हुई थी उसमें तकरीबन 41 लोग मारे गए थे। करूर के भगदड़ मामले को लेकर सोशल मीडिया पर थालापति विजय ने माफी भी मांगी थी, लेकिन अब सीबीआई ने इस पूरे मामले पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई एक पुलिस है जो इस तरीके से किसी को भी बुला सकती है? क्योंकि ये मामला राज्य का है तो राज्य पुलिस को देखना चाहिए इसमें सीबीआई के घुसने का क्या मतलब है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है वही एक बड़ा कारण होगा कि अचानक से थालापति विजय को ये नोटिस गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। वहीं पर दोस्तों एसआईआर बंगाल में चल रहा है, लेकिन नोटिस जिन जिन लोगों को भेजा गया है वो एक चिंता का विषय बन चुका है। पश्चिम बंगाल के अंदर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले पश्चिम बंगाल के बेटे अमृत सेन को भी चुनाव आयोग ने एसआईआर के मामले को लेकर नोटिस थमाया है। दोस्तों, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री में से एक है अमृत सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। पश्चिम बंगाल में रहते हैं और पश्चिम बंगाल में ही उनका वोट भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर उनको एसआईआर के मामले पर नोटिस थमाया गया है। सोचिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री जिनको एक नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उनके नोबेल पुरस्कार का इतना सम्मान है दुनिया भर के अंदर कि वो कहीं भी जाकर रह सकते हैं। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में वो रहते हैं, अपने
जन्मभूमि पर रहते हैं दोस्तों, लेकिन उनको एसआईआर के मामले पर नोटिस भेजा गया है, जो काफी शर्मनाक बातें हैं। इस पूरे मामले में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस तरीके के वैश्विक मंच पर जिन लोगों को सम्मान मिला हुआ है, जो भारत की विभूतियां कही जा सकती है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है, यानी नोबेल पुरस्कार से बड़ा पुरस्कार तो कुछ हो नहीं सकता, वो भी मिला हुआ है, उनको भी परेशान करने के लिए एसआईआर का नोटिस दिया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये बंगाली हस्तियों को जानबूझकर जलील करने से जुड़ा हुआ मामला है। अमृत सेन के बाद मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजा गया था, इसकी भी आलोचना की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बड़ी बड़ी विभूतियां हैं, जो बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, उनको इस तरीके से एसआईआर का नोटिस भेजना कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के नाम पर बीजेपी के खिलाफ एकदम उल्टा माहौल बनेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। कारण यह है कि बीजेपी के कोई भी नेता अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए सार्वजनिक मंच पर या सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनसे पूछा जाता है कि अंकिता भंडारी मामले में, उस केस के मामले में आखिर ये वीआईपी कौन है, इसके बारे में बताओ और जवाब दो कि आखिर उस वीआईपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर अंकिता भंडारी की हत्या के मामले पर बीजेपी के सांसद से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल पूछा गया। दोस्तों जैसा ही सवाल शुरू हुआ, वैसे ही बीजेपी के नेता अंकिता भंडारी नाम को सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए और उठकर जाने लगे। इससे पता चलता है कि बीजेपी के लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं इन सवालों से, और अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें सिखों के सर्वोच्च श्री अकाल तख्त के पंजाब के सीएम भगवत मान को तलब किए जाने को लेकर अपडेट है। 15 जनवरी को अकाल तख्त के सचिवालय ने उनको पेश होने के लिए बुलाया है। सीएम मान ने कहा कि एक विनम्र सिख की तरह वो नंगे पैर अकाल तख्त में जाएंगे, पेश होंगे और अपनी बातें रखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। दरअसल दोस्तों सिख समाज के लोग इस बात से नाराज हैं और अकाल तख्त जो सिखों का सबसे बड़ा सर्वोच्च पोस्ट होता है, वहां से मुख्यमंत्री को आदेश आया है कि वो आकर अपनी सफाइयां दे। दरअसल 29 दिसंबर 2025 को सीएम भगवत मान चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सहजधारी सिख शब्द नहीं गा सकते तो माथा टेकने और गोलक में रुपए डालने से भी रोक देना चाहिए। यानी उनका यह बयान एक विवादित बयान था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि सिख समुदाय में 3 तरीके के सिख होते हैं। एक होते हैं जो सहजधारी होते हैं, एक केसधारी होते हैं और एक अमृतधारी होते हैं। केसधारी वे होते हैं जो केस रखते हैं लेकिन अमृत नहीं जिन्होंने लिया होता है, और अमृतधारी वो होते हैं जो हर एक नियम का पालन करते हैं और खालसा के सदस्य भी होते हैं। ऐसे में जो सहजधारी सिख होते हैं, जो विश्वास रखते हैं, केवल अमृत नहीं लेते यानी पूरी तरीके से नियमों का पालन नहीं करते, उनके लिए बयान देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो सहजधारी सिख शब्द नहीं गा सकते तो माथा टेकने और गोलक में रुपए डालने पर भी रोक लगा देनी चाहिए। यानी सिख मर्यादा के खिलाफ दिया गया यह बयान था, जिस पर उन्हें अब बुलाया गया है अकाल तख्त में अपने बयान पर सफाई देने के लिए। अब देखते हैं उन्होंने 15 तारीख को आना भी स्वीकार कर लिया है और क्या सजा दी जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें सोशल मीडिया पर आजकल एक मुहिम चलाई जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस व्यक्ति ने, किस सांसद ने सबसे ज्यादा अपने सांसद निधि का पैसा खर्च किया है और जनता के विकास में कितने पैसे लगाए हैं, और किसने पारदर्शिता के साथ में दिखाया है कि उसका पैसा कहां पर खर्च हुआ है। जब राहुल गांधी की छानबीन की गई दोस्तों, तो सोशल मीडिया पर जांच पड़ताल करने वाले लोग जो अब तक सारे सांसदों को घेर रहे थे और उन पर आरोप लगा रहे थे कि सांसदों ने पैसा खर्च किया, लेकिन सबूत नहीं दिया कि पैसा कहां खर्च किया। जब राहुल गांधी की बात आती है दोस्तों और जब सर्च करने जाते हैं, छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र के अंदर यानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर टोटल 165 प्रोजेक्ट पूरे करवाए हैं, यानी टोटल 165 विकास के कार्य करवाए हैं, जिसमें से 145 को उन्होंने अब तक कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है, जिसका मतलब 88% विकास के काम राहुल गांधी के पूरे हो गए हैं। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि कामचोर सांसदों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। नेताओं को केवल बुराई नहीं बल्कि अच्छे कामों की भी तारीफ हम लोगों को करनी चाहिए। राहुल गांधी जी से कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के सांसदों को भी सीख लेनी चाहिए। राहुल गांधी ने तकरीबन 25 करोड़ में से 22 करोड़ रुपए पिछले लोकसभा के अपने कार्यकाल के दौरान खर्च कर डाला था और 165 कामों का रिकमेंडेशन आया था, जिसमें से 145 काम उन्होंने कंप्लीट करवा दिए थे और इसके सारे सबूत भी उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से लोगों को दे दिया था। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने एक सांसद के तौर पर बेहतरीन काम किया है। इस बात को वे लोग भी स्वीकार कर रहे हैं जो अमूमन राहुल गांधी के खिलाफ बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उधार लिया है। चॉपर का क्लियरेंस न मिलने के बाद बीजेपी पर भड़के और कहा कि मुझे रोकने के लिए इन्होंने सारे प्रयास किए लेकिन इनको कोई भी सफलता नहीं मिली, थोड़ी सी भी सफलता नहीं मिली। टीएमसी के सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रामपुर हाट में जनसभा के लिए जब प्रशासन ने उनके चॉपर को उतरने की मंजूरी नहीं दी, तो इस एपिसोड को देखकर उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि चुनावी रैली में पहुंचने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उनको उधार लेना पड़ा, लेकिन उनके अपने हेलीकॉप्टर को प्रशासन ने उड़ने की अनुमति यानी क्लियरेंस नहीं दी। मुझे रोक ना पाएगी
बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कुल मिलाकर दोस्तों ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे को रोकने के भी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है बीजेपी वालों को कि ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। साथ साथ दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी के द्वारा एक बयान दिया गया था। दोस्तों इस बयान में राहुल गांधी और उनके 6 वरिष्ठ नेताओं को एमपी एमएलए कोर्ट में आलोक वर्मा की कोर्ट में अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल के वकालतनामा दाखिल किए जाने के बाद अब जांच पड़ताल के लिए बुलाया भी जा सकता है। न्यायालय के समक्ष यह परिवाद एडवोकेट निपेंद्र पांडे ने सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के सदस्य सोनिया गांधी और राज्यसभा के सदस्य केसी वेणुगोपाल, लोकसभा के सदस्य प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के सदस्य जयराम रमेश के विरुद्ध 9 सितंबर 2025 को न्यायालय में दाखिल किया था। परिवादी के अधिवक्ता कुंवर प्रताप श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि कांग्रेस पार्टी के नवनिर्माण मुख्यालय दिल्ली के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि वो बीजेपी, आरएसएस व भारत के राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी के बयान को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ कर ये वकालतनामा दाखिल किया गया है। इसे शिकायत में बदला जाएगा, यानी इस मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर अब कोर्ट में चर्चा होगी और जज तय करेंगे। लेकिन एक चीज जो कॉमन देखने को मिल रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे करवाए जा रहे हैं जानबूझकर, ताकि राहुल गांधी को इन मुकदमों के अंदर फंसा कर रखा जाए। उनको हर 15-20 दिन के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्ट में आना पड़े। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। महाराष्ट्र के अंदर 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और मुंबई में मेयर की पहचान को लेकर जुबानी जंग लगातार तेज है। सीएम फडणवीस ने हिंदू और मराठी मानुस मेयर का संकल्प लिया है। वारिस पठान ने पलटवार करते हुए बुर्का पहनने वाली मेयर का दावा कर दिया और सर्वे के अनुसार मुंबई के अंदर बीजेपी और शिंदे गुट लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसे में दोस्तों सर्वे के अनुसार जो अपडेट है उसके बाद बीजेपी के लोग भी अब मराठी वोटरों को प्रभावित करने के लिए और एमएनएस के नेता राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के गठबंधन को काउंटर करने के लिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उनका मेयर मराठी होगा और हिंदू होगा, यानी हिंदू और मराठी कार्ड खेलकर एनडीए गठबंधन वाले चुनाव को अपनी ओर स्विंग करना चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि क्योंकि दोनों भाई एक साथ आ गए हैं ठाकरे बंधु, तो इलेक्शन का रिजल्ट इस बार काफी दिलचस्प होगा और मराठी मानुस का वोट ही तय करेगा कि आखिर कौन जिम्मेदारी संभालेगा इस पूरे बीएमसी की, यानी जो एक राज्य के स्तर का पावर रखता है दोस्तों, जिसके पास इतना ज्यादा बड़ा बजट है कि वो हिमाचल और गोवा से बड़ा है, तो वहां पर किसका कंट्रोल होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसे लेकर ही संघर्ष लगातार जारी है। बीजेपी के द्वारा ये वादा करना कि मराठी व्यक्ति को ही बीएमसी की जिम्मेदारी दी जाएगी, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले समझ रहे हैं कि वो मराठी वोटों में इस बार पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि ठाकरे बंधु एकजुट हो गए और जहां ठाकरे बंधु आ जाए साथ में तो मराठी वोट का डिवाइड होने का यानी विभाजित होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों मुंबई के बीएमसी के चुनाव में कई उम्मीदवारों का नामांकन खारिज किए जाने का मुद्दा अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को 8 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाते हुए बताया है कि उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया और ऐसा किसके कहने पर किया गया, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। दरअसल जो विधायक है राहुल नार्वेकर, जो स्पीकर के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसका काम होता है कि निष्पक्ष व्यक्ति के तौर पर बर्ताव करना और विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो उनको निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी सत्ता या फिर सरकार के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद दोस्तों उन पर आरोप लगा है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर अपने परिवार के लोगों को जितवाने के लिए जो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं उनका नामांकन रद्द करवा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों को फोन कर करके एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ये काफी ज्यादा चिंताजनक और काफी ज्यादा गंभीर मामला है दोस्तों। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया की संसद के सांसद हैं मैलकोलम रॉबर्ट्स, उन्होंने कहा है कि भारत की पुलिस ने 22 यूनिवर्सिटी के लगभग 1 लाख फर्जी दस्तावेजों को जब्त किया है, यानी भारत के अंदर बड़े स्तर पर फर्जी सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी से बनाए गए फर्जी दस्तावेज और कॉलेज की डिग्रियां पकड़ी है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत से बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर आते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, लेकिन जब भारत के अंदर इतने बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेज पकड़े जा रहे हैं और फर्जी डिग्रियां पकड़ी जा रही है, तो क्या वो फर्जी डिग्री लेकर ऑस्ट्रेलिया आते हैं भारतीय, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के अपने छात्रों को मौका नहीं मिलता है यहाँ पर काम करने का और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, और पूरी तरीके से सीट बाहर के लोगों से ही भर जाती है। यानी भारतीयों के खिलाफ बयान देते हुए मैलकोलम रॉबर्ट्स की ओर से यह दावा किया गया दोस्तों, और बात सच है, क्योंकि भारत के अंदर बड़े स्तर पर फर्जी डिग्रियां पकड़ी जाती है तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की चिंता भी लाजमी है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारत से छात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि भारत के छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको भारत की डिग्री की कुछ
मान्यता मिल जाती है। लेकिन अगर इस तरीके की खबरें आती रहेगी और 1-1 लाख डिग्रियां फर्जी पकड़ी जाएंगी तो फिर देश के अंदर कहीं ना कहीं कॉलेज की डिग्रियों का पूरी तरीके से महत्व खत्म हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि आजकल तो नेता भी फर्जी डिग्री के साथ पकड़े जा रहे हैं और कुछ नेता तो देश के सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी अपनी डिग्रियां नहीं दिखाते। कुल मिलाकर दोस्तों फर्जी डिग्री से ही देश बर्बाद हो रहा है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि फर्जी डिग्री को हटाकर पढ़े लिखा व्यक्ति जो असली डिग्री वाला है उसके हाथ में जब कमान जाएगी तभी देश का विकास होगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। रवीश कुमार ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फेक सर्टिफिकेट पर कुछ करना चाहिए। दुनिया भर के अंदर ये बातें पहुंच रही है और भारत को लेकर कहीं ना कहीं बदनामी हो रही है। दोस्तों ये नेगेटिव डंका जो बज रहा है, अंधभक्त इसे भी एक डंका ही बताएंगे। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखिएगा जरूर साथ साथ। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत पहले चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सामने आई ड्राफ्ट लिस्ट के हिसाब से करीब 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं। दोस्तों इस वक्त प्रदेश के अंदर 12 करोड़ 55 लाख वोटर है। अगर आज प्रकाशित की गई वोटर लिस्ट में नाम आप लोगों का नहीं आया, यानी बीते दिन जो लिस्ट आया था उसमें नाम नहीं आया, तो आप लोग 1 महीने के अंदर पूरे मामले पर दोबारा से चुनाव आयोग में अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है और पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हैं बड़े स्तर पर, कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया है। गुरदीप सिंह सप्पल जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों, उनका और उनके परिवार के लोगों का नाम काटे जाने की खबर आई है। गुप्पल ने कहा कि उन्होंने फॉर्म 6 फिर से भरा है और परिवार का नाम जुड़वाने का फैसला लिया है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के भी नाम काटे जा रहे, तो आम जनता के भी नाम बड़े स्तर पर काटे गए होंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, और अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो SIR में आपका नाम आया या नहीं आया लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।